नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लालटेन स्टडी में। मैं मोहम्मद आरिफ खान। आज हम एमपीपीएससी का वर्ष 2021 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। इसमें जो प्रश्न आए हैं वो आपके लिए आगामी परीक्षाओं में रिपीट होने की संभावनाएं बहुत होती हैं, जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और इस विषय पर हम लगातार इस पे आने वाले जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम एमपीपीएससी 2021 का पहला प्रश्न दोस्तों इसमें जो आया था वो था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कुछ नदियां एक साइड दी गई हैं और उनकी सहायक नदियां एक साइड दी गई हैं, उनको हमें देखना है। चूंकि मध्य प्रदेश जो है नदियों का मायका कहा जाता है और यहाँ से छोटी बड़ी कुल मिला के 207 जो नदियां हैं वो यहाँ पे क्या कर रही हैं, बहती हैं। नदियों की कोई एक परिभाषा तो होती नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कहें अमेरिका में रो नदी है, वो लगभग लगभग 91 मीटर की नदी है, ठीक है ना। तो नदी की कोई एक परिभाषा नहीं होती है, लेकिन अविरल जो जल जिसमें बहता है उसको हम नदी मानते हैं। अब यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश में चूंकि नदियां बहुत ज्यादा 207 के लगभग लगभग नदियां बहती हैं छोटी बड़ी मिला के, तो उनमें जो मुख्य नदियां हैं वो और उनकी सहायक नदियां हैं उनके बारे में यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो उस क्वेश्चन का जवाब हमें यहाँ पे तलाशना है। तो सहायक नदियां, ये एक साइड सहायक नदियां हैं और ये मुख्य नदियां हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न बनता है कि भाई नदियां जो है उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, और दूसरा इनमें से जो प्रश्न बनता है वो नदियों के ऊपर बन रहे प्रोजेक्ट या बांध वगैरह के बारे में हमसे पूछा जाता है, और नदियों का उद्गम स्थल क्या है, और नदियां कहाँ जाके दूसरी बड़ी नदी में मिलती हैं या कौन से बड़े सागर में जाके वो गिरती हैं। इस विषय पे हमें नदियों के बारे में पढ़ाई करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमारा जवाब हम देखेंगे, बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी जो है वो आपकी नर्मदा नदी, यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। और जो क्षिप्रा नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। वैनगंगा नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, और तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो अगर इस तरह का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है तो हमें ये क्वेश्चन लगाना आसान हो जाता है। अगर हमें कुछ भी 2-3 चीजें या नदियों के बारे में जानकारी होती है तो हम आसानी से इसको लगा देते हैं। तो इस लिहाज से हमारा जो आंसर है वो है सेकंड, बी वाला, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये नदी और उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं नदियों वाले से, वो हमारे मध्य प्रदेश पीएससी जरूर कोई ना कोई एक क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में पूछ लेती है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसकी थोड़ी व्याख्या और देखते हैं। तो व्याख्या में देखिए, बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है, क्षिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी है, वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, तवा नर्मदा की सहायक नदी है। भविष्य में इससे संभावित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां क्या हैं, नदी प्रणाली क्या है, जल विभाजन क्या है, नदियों के किनारे बसे शहर और बांध और जलाशयों के बारे में, या नदियों के ऊपर चल रही परियोजनाओं के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ से हटके हमें भारत के संदर्भ में भी जो नदियां हैं बड़ी बड़ी, उनके विषय में भी हमें पढ़ना होती है, क्योंकि भारत का भूगोल और मध्य प्रदेश के भूगोल से इस तरह के क्वेश्चन एमपीपीएससी जरूर पूछता है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो हमारे पास दूसरा प्रश्न आया है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें नहीं है शब्द पे जोर दिया गया है। तो आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। तो इसका जवाब है कि हाँ है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली भूमध्य रेखा है ये, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री लाइन पे आती है, और 23.5 पे मकर रेखा आती है, ये मकर रेखा। और ऊपर की साइड 23.5 पर 23.5 डिग्री पर
जो रेखा आती है वो आती है कर्क रेखा। कर्क रेखा, ये कर्क रेखा दुनिया के अलग अलग हिस्सों से निकल कर जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों में से निकल के जाती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों में से होकर निकलती है और भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है और ये मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, इसीलिए इसका प्रभाव मध्य प्रदेश की जलवायु पर जरूर पड़ता है। तो ये तो सही है। फिर आता है ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है, तो ये भी सही है। ग्वालियर में गर्मियों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, ठंडों में अत्यधिक ठंड पड़ती है और बारिश का मौसम जो होता है यहाँ पे अच्छा खासा होता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, सर्द गर्म टाइप का एक हल्का सा मौसम टाइप का रहता है, तो ये ऑप्शन भी इसमें सही आता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में अगला ऑप्शन है इसमें, मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है, तो ये भी सही है। मध्य प्रदेश जो होता है ये यहाँ पे अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से क्या करता है, दोनों शाखाओं से यहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है, तो ये ऑप्शंस भी सही है। मतलब हाँ में अब हमें ना में आंसर देखना है, तो राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है, तो ये ऑप्शंस जो है कहीं ना कहीं गलत है। क्यों है, क्योंकि राज्य में जो लगभग 50% जो लिखा हुआ है, 50% की जगह 80 से 90% जो बारिश होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु संबंध में ये कथन सही नहीं है और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। चूंकि नहीं में पूछा है तो ये आंसर इसका आएगा। अब अगला प्रश्न हम इसी कड़ी में देखते हैं, पहले थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देखते हैं और फिर आगे देखते हैं हम इसमें व्याख्या में देख लेते हैं हम इसका थोड़ा सा। सही उत्तर इसका डी है, मध्य प्रदेश में वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। राज्य की वार्षिक वर्षा जो होती है 75 से 100% मानसून से प्राप्त होती है और कर्क रेखा राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है और जलवायु को प्रभावित करती है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाएं वर्षा लाती हैं, जो कि 80 से 90% बारिश होती है। और भविष्य के संभावित प्रश्नों की अगर हम चर्चा करते हैं इस पे, तो जलवायु का प्रकार, वर्षा के पैटर्न, तापमान का वितरण, मौसम परिवर्तन और सूखा और बाढ़ से संबंधित क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से बनते हैं। तो आप कुछ पिछले प्रश्न पत्र देखिए और आगे कुछ एमपीपीएससी की और भी दूसरी परीक्षाएं होती हैं, उनके अगर प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो उनमें से इसी पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अभी दोस्तों मैंने बताया था, अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था तो उसमें हमने कर्क रेखा के बारे में थोड़ी चर्चा करी थी, उसी के संबंध में क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा किस जिले से नहीं गुजरती है। तो जिला पूछा गया हमसे यहाँ पे तो जिले में यहाँ पे विदिशा से कर्क रेखा गुजरती है, भोपाल से कर्क रेखा गुजरती है, उज्जैन से कर्क रेखा गुजरती है, इंदौर से नहीं गुजरती है। तो मध्य प्रदेश में इंदौर जो है कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ने वाला एक बड़ा शहर है, जो कि मालवा के अंतर्गत आता है और इसमें जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों में से निकलती है और भारत के 8 राज्यों में से निकलती है। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों में से निकलती है और भारत के 8 राज्यों में से होती हुए कर्क रेखा जो है निकलती है। ये मैंने मध्य प्रदेश का छोटा सा नक्शा बनाया है, थोड़ा समझने के लिए आप समझिएगा कि कर्क रेखा जो है इस तरह से जाती है और यहाँ पे कर्क रेखा पे पड़ने वाला पहला शहर जो होता है वो है रतलाम। कौन सा है? रतलाम। और कर्क रेखा पे दूसरा शहर जो सबसे आखिरी में इधर पड़ता है उसका नाम है शहडोल। शहडोल जिला जो पूरब की साइड पड़ता है और रतलाम इधर पड़ता है। फिर इसके बीच में लगभग 12 जिले और आते हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। भोपाल से भी कर्क रेखा गुजरती है,
और इसके ऊपर वाले कुछ जिले हैं और नीचे वाले जो जिले हैं वो उसके उत्तर और दक्षिण के जिले माने जाते हैं। हमारे इंडिया में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा से संबंधित एमपीपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्य कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहले आएगा आपका गुजरात, फिर आएगा आपका राजस्थान, फिर आएगा आपका मध्य प्रदेश, है ना, फिर आएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर आएगा आपका झारखंड, फिर आएगा आपका पश्चिम बंगाल, फिर आएगा आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों से आपकी क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम कर्क रेखा के संदर्भ में और ज्यादा बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कर्क रेखा जो है 5 संभागों से भी गुजरती है। मध्य प्रदेश की कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 5 संभागों से गुजरती है। 5 संभागों से कर्क रेखा गुजरती है। यानी कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है, भाई अभी पूछ लिया कि कितने जिलों से निकली है, कौन से जिले से नहीं निकली है, ऐसे भी पूछ लिया। तो कभी कभार हमसे पूछ लेंगे कितने संभागों से निकलती है, तो 5 संभागों से कर्क रेखा निकलती है। और इससे संबंधित जो एक रेखा और है, एक लाइन और है जो हमारे मध्य प्रदेश को टच करती है, उसके विषय में भी हम देख लेते हैं। ये जो लाइन है उसका नाम है मध्याह्न रेखा। ये जो लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट्स की लाइन जो है, ये हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली से निकलती है। यानी भारत की टाइमलाइन वाली रेखा है, ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से टच करके निकलती है। ये इकलौता जिला है मध्य प्रदेश का जो इसको टच करता है, या ये रेखा इसको टच करती है। और यहां से पश्चिम का मध्य प्रदेश में जो समय का अंतराल आता है वो लगभग 34 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 34 मिनट का अंतराल होता है समय में। यहाँ पे सूरज उगेगा तो यहाँ पे 34 मिनट बाद सूरज उगेगा, और यहाँ पे सूरज डूबेगा तो यहाँ पे 34 मिनट बाद सूरज डूबता है। इसका ये अंतर यहाँ पर आता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं, हम और व्याख्या देखते हैं। कर्क रेखा जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, मध्य प्रदेश के ये 11 जिला गलत लिख दिया यहाँ पे, ये 14 जिलों से गुजरती है। ठीक है ना। इंदौर यह जिला कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, और कर्क रेखा राज्य को उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में विभाजित करती है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न, इस क्वेश्चन से संबंधित या इस क्वेश्चन जैसे कुछ प्रश्न जो हैं वो आ सकते हैं। भारत की भौगोलिक रेखाएं, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, भौगोलिक निर्देशांक, जिलों का भौगोलिक स्थान, इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछे जाते हैं। और हमें समझने की आवश्यकता है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर हमसे पूछे जा रहे हैं तो हमें न सिर्फ कर्क रेखा के बारे में पढ़ना है, बल्कि मकर रेखा, भूमध्य रेखा और समय रेखा जो होती है, जीएमटी लाइन जो होती है, और भारत की जो टाइमलाइन जो है उसके विषय में हमें जरूर पढ़ने की आवश्यकता होती है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है भूगोल का है और चट्टानों से और उनके उत्पादों से संबंधित क्वेश्चन है। चट्टानों में से कौन कौन से उत्पाद निकलते हैं तो उनके विषय में हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारे पास जो भूगोलविद्ता होते हैं उनके अनुसार 3 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। एक होती हैं आग्नेय चट्टानें, एक होती हैं अवसादी चट्टानें, और तीसरी होती हैं कायांतरित चट्टानें। तो ये 3 तरह की चट्टानें होती हैं। इनमें से आग्नेय चट्टानों को हम अग्नि चट्टान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जन्म लावा से हुआ है। लावा जो होता है जब निकलता है तो गर्म होता है, आग की तरह लाल होता है, और कालांतर में ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ठंडा होके इसमें ये जो चट्टानें बनती हैं वो कठोर होती हैं
उनमें कोई दरारें नहीं होती, छिद्र नहीं होते हैं, और ये चट्टानें धीरे धीरे क्या हो गई, टूट गई मौसमी प्रक्रियाओं की वजह से, भौतिक प्रक्रियाओं की वजह से, बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं की वजह से, या फिर रासायनिक प्रक्रियाओं की वजह से। तो टूटने के बाद ये परतदार या अवसादी चट्टानों में विभक्त हो जाती हैं। इन्हीं चट्टानों में क्या होता है, आपका कोयला या पेट्रोलियम नामक पदार्थ आपको मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है वो परतदार चट्टानों में मिलता है। ये आंसर हमारा सही होगा। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखते हैं हम यहाँ पे। अवसादी चट्टानें जलीय पर्यावरण में जमा जैविक पदार्थ से बनती हैं। अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो जलीय पर्यावरण में जमा जैविक पदार्थ से बनती हैं। कोयला जो होता है वो पुरातन वनस्पति के अवसादन से निर्मित होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब वो किसी मिट्टी के नीचे या चट्टान जो मिट्टी की लगातार परतें जमती जा रही हैं, तो परतें जम गई तो उसके नीचे क्या होता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण से उसमें नीचे दफन जो वनस्पति होती है उसमें हलचलें होती हैं, केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे कोयला का निर्माण होता है। पेट्रोलियम जो है वो सूक्ष्म समुद्री जीवों के अपसेदन से निर्मित होता है। ये दोनों ईंधन संसाधन अवसादी परतों में ही पाए जाते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं, अवसादी परतों में ही पाए जाते हैं। और भविष्य के संभावित प्रश्न जो हैं होते हैं इससे कौन कौन से बन सकते हैं, चट्टानों के प्रकार, खनिज संसाधन, ईंधन संसाधन और भ्रांति जन खनन से क्षेत्र से संबंधित ये क्वेश्चन हमें इससे पूछे जा सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हम अगले प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? यानी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछा गया है नहीं पाई जाती है, मतलब तो इसका मतलब ये है कि ज्यादातर ऑप्शंस यानी 3 ऑप्शंस वो होंगे जहां पे पाई जाती है और एक ऑप्शंस वो होगा जहां पे नहीं पाई जाती है। तो ये भी सही है। थोड़ा मैं मध्य प्रदेश का नक्शा बना के आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का जो है उत्तरी क्षेत्र है, यानी ग्वालियर बेल्ट है, ग्वालियर का पठार, सीपरी ग्वालियर का पठार है। या इस इलाके में काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन हल्की काली मिट्टी पाई जाती है। और ये मध्य प्रदेश का मालवा का क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। और ये नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, तो यहाँ पे गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और ये बघेलखंड का पठार आ गया, तो यहाँ पे जो है काली मिट्टी ना पाई जाके यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बघेलखंड। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बघेलखंड इसका आंसर हो जाएगा। मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, नर्मदा घाटी में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, सतपुड़ा श्रेणी में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि हल्के रंग की काली मिट्टी पाई जाती है। लेकिन बघेलखंड में काली मिट्टी नहीं पाई जाती, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। आगे देखिएगा, इसकी हम अगर उत्तर व्याख्या करते हैं तो इसका आंसर वही बघेलखंड है। और मालवा का पठार काली मिट्टी से युक्त है और ये कपास का उत्पादन के लिए जाना जाता है। यानी इसको यहाँ पे सबसे ज्यादा कपास ज्यादा होता है मालवा में। जैसे आपका इंदौर, धार, खरगोन वगैरह, और आपका इधर नीमच साइड बोल रहा हूँ, मंदसौर साइड जाइएगा, तो इस इलाके में क्या होता है, काली मिट्टी के कारण से यहाँ पे कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। फिर आती है नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी में काली मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और सतपुड़ा श्रेणी में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। और बघेलखंड का जो पठार है वहां पे लाल, भूरी या पीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। और भविष्य के संभावित प्रश्न इसमें से जो बनते हैं, मिट्टी के प्रकार क्या होते हैं, क्षेत्रीय मिट्टी का वितरण क्या है, कृषि और मिट्टी, कृषि उपज, मिट्टी संरक्षण क्या है, इसके विषय में हमें इस टॉपिक से पढ़ने की आवश्यकता होती है, ताकि आने वाले कुछ और इस तरह के प्रश्न होते हैं तो हमसे आसानी से
क्लिक करते हैं और आसानी से हम उनको कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भारत में पाए जाने वाले राष्ट्रीय अभ्यारण्य, नेशनल पार्क जो होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न है। और ये क्वेश्चन एक ना हर एक पेपर में पूछा ही जाता है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है। या तो इसमें ये पूछ लिया जाएगा कि कार्बेट टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई, या इसमें टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, या ये किसके नाम पे रखा गया है ना, यहाँ पे कौन सी मुख्य नदियां बहती हैं। तो भारत में या हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले जितने भी नेशनल पार्क या अभ्यारण्य है, या उनका कोई खास जानवर जो या पशु पक्षी वहां पे पाया जाता है, उसके विषय में आपसे पूछ लिया जाता है। इसीलिए आपको इस तरह से माइंड सेटअप करके इस तरह के क्वेश्चनों को पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है, इसका उत्तर होगा वो है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगर हम देखें तो यह मूल रूप से हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये 1936 में, तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक है ना। और फिर हेली नेशनल पार्क, और यहाँ पे फिर इसको बाद में नाम दिया गया था 1955 के लगभग इसका नाम बदल के राम गंगा नेशनल पार्क इसका नाम रख दिया गया था, जो कि इस नेशनल पार्क में बहने वाली एक स्वच्छ और पवित्र नदी है। इसके नाम पर इसका नाम रख दिया गया था। फिर बाद में इसका नाम कार्बेट जो थे, सर जेम्स कार्बेट नाम था उनका, उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया कार्बेट नेशनल पार्क है। जिम नेशनल कार्बेट पार्क नाम इसका रख दिया गया। तो एक्चुअल में जो कार्बेट जो थे वो एक शिकारी थे, ब्रिटिश हुकूमत में एक अधिकारी भी थे और शिकारी भी थे, कहानीकार भी थे। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं अपनी कई सारी। तो उन्होंने जो किताब लिखी और शिकार करते थे, और सबसे बड़ी बात देखिए आप कि उन्होंने टाइगरों का बहुत शिकार किया। लगभग 20 के लगभग खूंखार टाइगरों को उन्होंने मारा। इसके बावजूद उनके नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम टाइगर नेशनल मतलब कार्बेट टाइगर रिजर्व पार्क रख दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो जिम कार्बेट थे उन्होंने आदमखोर जानवरों को मारा, आदमखोर टाइगरों को मारा था, और उन्होंने आदमखोर टाइगरों से लोगों की हिफाजत की थी, ऐसा बताते हैं उनके बारे में। इसलिए उनके सम्मान में कार्बेट टाइगर रिजर्व नाम रखा गया। थोड़ी इसकी हम व्याख्या देखते हैं। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भाई उत्तराखंड में कौन से जिले में आता है, ये तो नैनीताल जिले में आता है। कहाँ पे आता है? नैनीताल जिले में। यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। कैसा है? पहला टाइगर रिजर्व है, जो कि 1973 में स्थापित हुआ। नैनीताल जिले के रामनगर जिले के पास स्थित है, और इसका नाम जिम कार्बेट के नाम पर रखा गया। जो जिम कार्बेट थे वो एक शिकारी थे और राइटर भी थे, है ना। मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व मुख्य है। हमारे मध्य प्रदेश की अगर कोई बात करे तो मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व मुख्य है। इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन एमपीपीएससी के द्वारा अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। भविष्य के संभावित प्रश्न, टाइगर रिजर्व, वन्य जीव संरक्षण, जीव जंतु संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, इनके विषय में भी बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछे जाते रहे हैं अक्सर, और हमें उनको समझने की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? यानी ये जो क्वेश्चन है वो यूएनओ वाले टॉपिक से आया है, ठीक है ना। एमपीपीएससी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जितना भी जो संगठन है इसके थ्रू जो काम करते हैं, उनसे जुड़े हुए कोई ना कोई क्वेश्चन हर एक बार पूछती है किसी ना किसी रूप में। तो 2021 में ये पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। यानी 2021 में हमसे क्या पूछा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है ना। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई, और इसका जो ऑफिस है, मुख्यालय,
मुख्यालय है वो जिनेवा में है। कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्थापित है इसका जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थापित इसका मुख्यालय। और ये यूएनओ से क्वेश्चन आया हुआ है। यूएनओ की बहुत सारी बॉडीज हैं और उसकी बहुत सारी उप बॉडीज यानी जो संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं हमारी पूरी दुनिया भर में। उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में आपसे पूछा जरूर जाता है। जैसे यूएनओ में यूएनओ के अध्यक्ष का नाम पूछ लें, आपको कोई फेमस पुराने अध्यक्ष का नाम पूछ लें, कोई लॉन्ग टाइम तक रहने वाले अध्यक्ष का नाम पूछ लें, यूएनओ की जो अलग अलग बॉडीज हैं उनके बारे में आपसे पूछ लें। जैसे आपसे WHO के बारे में पूछ लिया तो इसके अध्यक्ष कौन है उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। तो जब भी आप मध्य प्रदेश की अगर पढ़ाई कर रहे हैं या अदर स्टेट की पीएससी की पढ़ाई आप करते हैं तो उसमें यूएनओ एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो आप कृपया करके इस तरह से इसको दिमाग में रख के ही प्रश्न पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ें इसके, ताकि आपको ये करने में आसानी। इसका सही आंसर जो होगा 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। देखते हैं हम इसके बारे में, इसकी और स्थिति। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। ये जो है WHO जो है ये संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है भाई? जिनेवा स्विट्जरलैंड में मौजूद है। स्थापना संयुक्त राष्ट्र के साथ हुई थी। मुख्य उद्देश्य विश्व के स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा करना है। यानी हमने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया के हालात बहुत खराब हो चुके थे। गरीबी पैर पसार रही थी, बीमारियां बड़े पैमाने पर पैर पसार रही थी। जो अफ्रीकन कंट्रियां थी वहां पे लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही थी, जिसके कारण से यूएनओ के थ्रू WHO की स्थापना की गई। और उसका उद्देश्य जो था कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा बढ़ाए रखना है। भविष्य के संभावित प्रश्न इससे जो बन सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां होती हैं उनके बारे में, और स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक स्वास्थ्य के बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि 7 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आता है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है? हमें जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं खासकर उनके लिए ध्यान रखें, जब कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर देख लिया करें, क्योंकि वहां पे पूरे वर्ड को इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, यानी बताया जाता है, लिखा जाता है, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाता है। अब आप चूंकि बहुत इजी है ये क्वेश्चन, हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं MPPSC जैसी तैयारी या UPSC जैसी तैयारी हम लोग कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाते हैं। लेकिन जल्दबाजी में हमारे साथ गलती क्या होती है कि हम लोग आसान लगने के कारण से एकदम पूरा क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं और पूरे आंसर भी एकदम से नहीं पढ़ते और एकदम से पता नहीं कौन सा आंसर लगा के हम चलते बनते हैं। नतीजा क्या निकलता है? बाद में पता चला कि इसका तो ये आंसर था और हम ये लगा के आ गए जल्दी में। तो हमें इस चीज पे विशेष ध्यान रखना है, जब भी आपसे कोई विस्तारित रूप वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको ध्यान से पढ़ना है और सबसे बड़ी बात उनके ऑप्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको थोड़ा भी उसकी हिंट मालूम है या थोड़ा सा भी उसके बारे में जानकारी मालूम है तो आप आसानी से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो जैसे मिलते जुलते ऑप्शंस हैं सारे के सारे, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। जैसे इसका ए वाला है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भाई इसमें तो इंटरनेशनल लग गया तो ये हमारे इंडिया का तो हो ही नहीं सकता। इंडियन सोसाइटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये काफी हद तक मिलता जुलता लग रहा है इससे, लेकिन ये भी नहीं है। ईरानियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें तो नाम ही दूसरा हो गया ईरान का। फिर आता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेल उससे खा रहा है, इसरो से, ISRO से। तो हमारा आंसर क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इसरो। इसके हम थोड़ी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में समझेंगे कि क्या होता है। इसका उत्तर डी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। भाई कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1900 कब हुई थी इसकी? 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो भारत के बेंगलोर में। कहाँ पे भाई? अपना जो भारत है, भारत देश, उसके कर्नाटक राज्य की जो कैपिटल है बेंगलुरु, वहां पर ये मौजूद है। प्रधान उद्देश्य इसका क्या है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना, यानी भारत के लिए और दुनिया के लिए कहीं ना कहीं हमारा जो इसरो संगठन है, संस्थान है, ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहा है और उसके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। और प्रसिद्ध मिशन इसके कौन कौन से रहे भाई? चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1, ये इसके प्रसिद्ध मिशन रहे। चंद्रयान मिशन हो गया हमारा, मंगलयान मिशन हो गया, और आदित्य L मिशन है। ये सारे कामयाब होने वाले मिशन है हमारे पास, और भी भविष्य में हम लोग आशा करते हैं कि हमारा ये संगठन जो है अच्छे से काम करे और हमारे देश का और हमारा सबका नाम ऊंचा करे। भविष्य के संभावित प्रश्न इसमें जो आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, यानी अंतरिक्ष से जुड़े हुए अभी तक भारत ने कौन कौन से काम किए हैं, वो प्रश्न इसमें जरूर पूछे जा सकते हैं भविष्य में। अंतरिक्ष मिशन, जो सफल अंतरिक्ष मिशन रहे हैं, उनके बारे में जरूर आप पढ़ें। भारतीय उपग्रह और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में आप जरूर इसमें से समझें। तो ये टॉपिक से भी प्रश्न बहुत कहीं ना कहीं आते ही आते हैं। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगुलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगुलिन को रेडियो टैग्ड किया है? ठीक है ना, पेंगुलिन एक सरीसृप स्तनपाई होता है। एक्चुअल में इसको सरीसृप समझा जाता है, लेकिन ये है स्तनपाई, और ये देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये हमारे मध्य प्रदेश के जंगलों में पाया जाने वाला एक संकटपन्न जातीय जीव हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अस्तित्व का खतरा हो गया है। तो इसको बचाने के लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने, किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने इस पे क्या रेडियो टैग किया है। रेडियो टैग क्या होता है? रेडियो टैग जो होता है, जिसको हम आरफिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरफिड, ठीक है ना। इसका मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है आरफिड का? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी इसके लगाई जाती है, और इसके थ्रू क्या होता है, हमें इसके आवास की, रहने सहने, जाने उठने की सारी जानकारी हमें मिलती रहती है। तो मध्य प्रदेश में ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जानवर है। इसको हम चींटी खोर भी कहते हैं, क्योंकि ये चींटियों का और दीमक, जो कि मध्य प्रदेश के जंगलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े हैं, उनको खाने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मध्य प्रदेश में इकोसिस्टम जो है, हमारा जंगल का इकोसिस्टम है, उसको बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जीव है पेंगुलिन। तो ये पेंगुलिन जो है, इसको बचाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। लेकिन क्या होता है, इसका शिकार बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि इसके ऊपर एक खोल बनती है, वो कैरोटीन की बनती है। किसकी बनती है? कैरोटीन की एक खोल बनती है, और इसका जो मांस होता है उसको दवाइयों वगैरह में उपयोग किया जाता है, जिसके कारण से इसका बहुत बड़े पैमाने पे क्या हो रहा है, शिकार हो रहा है, और ये जो जीव है धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों ही अपने पैमाने पे कार्यरत है। अगला जो थोड़ा इसका हम देखते हैं, इसकी व्याख्या। तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो गया था। पेंगुलिन दुनिया का सबसे तस्करी किए जाने वाला जानवर है। यह संकटपन्न प्रजाति और अंतरराष्ट्रीय संरक्षण की जरूरत है इसे। मध्य प्रदेश पेंगुलिन संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। रेडियो टैगिंग से उनके आंदोलन और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो मैंने अभी बताया था, रेडियो टैगिंग जो होती है, उससे वो कहाँ रहते हैं, उनका क्या व्यवहार है, और कैसे क्या उनकी स्थिति रहती है, उसके बारे में पूरा अध्ययन किया जाता है रेडियो टैगिंग से।
और विश्व पेंगुलिन दिवस जो होता है वो 18 फरवरी को मनाया जाता है। आज 18 फरवरी है और 18 फरवरी को विश्व पेंगुलिन दिवस मनाया जाता है। भविष्य के संभावित प्रश्न से जो आते हैं इस तरह के टॉपिक से, वो आते हैं लुप्त प्राय प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं, वन्य जीव संरक्षण, संरक्षण प्रकल्प, जैव विविधता और पशु ट्रैकिंग से संबंधित क्वेश्चन इसमें जरूर पूछे जाते हैं। तो कभी इस तरह के क्वेश्चन जब टॉपिक आप पढ़ रहे होते हैं तो उनको ध्यान में रखकर ही आप इस तरह का प्रश्न या टॉपिक को अध्ययन करें। अगला क्वेश्चन जो 10वें नंबर का है, आखिरी है हमारे लिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है। फॉस्फेटेज परीक्षण, फॉस्फेटेज परीक्षण क्या होता है और ये किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है। तो जैसा कि हमें देखने में ही समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं ये आंसर इसका दूध होना चाहिए, तो दूध ही इसका आंसर है। और चाय, पानी और या उपरोक्त सभी, तो दूध के लिए ये परीक्षण किया जाता है। अब दूध में कैसे इसका परीक्षण किया जाता है वो समझिएगा कि फॉस्फेट जो होता है ये दूध का पाश्चुरीकरण जब किया जाता है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है कि दूध को कितने टेम्परेचर पे गर्म किया गया, कितनी देर तक गर्म किया गया, उसमें मौजूद जो कीटाणु होते हैं वो कितने तादाद में मरते हैं, उसके अध्ययन करने के लिए फॉस्फेटेज परीक्षण का किया जाता है दूध के लिए। अच्छा, ये दूध के दूसरे प्रोडक्ट जैसे दही वगैरह या मही वगैरह होते हैं उसमें नहीं किया जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब खट्टे पदार्थ होते हैं, तो खट्टे पदार्थों का परीक्षण इसमें नहीं किया जाता है क्योंकि ये दूध से खट्टे अम्लता को देखकर ही उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और इससे ये परीक्षण हो जाता है और ये विश्लेषण हो जाता है कि भाई दूध पॉस्चुरीकृत है कि नहीं है। तो ये जो बड़े पैमाने पे दूध का उत्पादन होता है, पैकिंग होती है उसकी, जैसे आपका सांची है, मदर डेयरी है, आपका अमूल है, इस तरह के संस्थानों में इसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं इसकी थोड़ी व्याख्या क्या है। फॉस्फेटेज परीक्षण गुणवत्ता निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूध में दूध के पाश्चुरीकरण की जांच के लिए किया जाता है। पाश्चुरीकरण यानी कि दूध कितने टेम्परेचर पर गर्म किया गया, कितनी देर के लिए गर्म किया गया। चाय में ऑक्सीकरण गुणवत्ता के परीक्षण के लिए भी किया जाता है। जीवाणु में जीवाणु रहित और शुद्धता की जांच के लिए यह परीक्षण एंजाइम की उपस्थिति को मापता है। यानी मेन तो ये दूध के लिए ही है, लेकिन इसका जो उत्तर आता है वो उपरोक्त सभी लगाया गया है। कारण क्या है इसका कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उपयोग इसका सब जगह पे हो ही रहा है, लेकिन मेन जो होता है इसका दूध में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। संभावित प्रश्न इससे जो आते हैं वो आता है खाद्य परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, जैव रसायन, एंजाइम के परीक्षण और भोजन संरक्षण के संबंधित प्रश्न आपसे एमपीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको इस तरह के क्वेश्चनों को पढ़कर आप जो इस तरह के टॉपिक पढ़ते हैं तो उनमें क्वेश्चन के पैटर्न का जरूर ध्यान रखें कि किस तरह से हमें इन्हें पढ़ना है इस टॉपिक को, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम इसमें कवर कर सकें। और इन्हीं सभी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।